नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोविड टाइम लेक्चर नंबर 86 86वां लेक्चर। अपना जो चल रहा है टॉपिक वो है पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन का आज अपने डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसके अंदर जो हार्ट है वो प्रेजेंट होता है। हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम में प्रेजेंट होता है और पेरिकार्डियम को सादे रखने के लिए इसके अंदर कार्टिलेज पाई जाती है, जैसा कि अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा, इसके अंदर क्या होता है कि जो पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले कहाँ इकट्ठा किया जाता है? साइनस वेनोसस में इकट्ठा किया जाता है। साइनस वेनोसस से फिर ओरिकल में आता है, ओरिकल से फिर वो वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल से फिर वो जो रक्त है वो इसके अंदर वेंट्रल नर्व कोड जो होती है या वेंट्रल एरोटा जो होती है अधर महाधमनी, वहाँ जाता है। वेंट्रल एरोटा से फिर वो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में जाता है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल 7 जोड़ी होते हैं जो कि प्रत्येक गिल पाउच के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रत्येक गिल पाउच से फिर वो रक्त जब वहाँ प्रवाहित होता है गिल्स के लैमेली के अंदर, तो वो रक्त है वो शुद्ध हो जाता है, क्योंकि गिल लैमेली के ऊपर से जल प्रवाहित होता है, अंदर रक्त प्रवाहित होता है। तो जैसे गैसीय सेक्शन विसरण के नियम के द्वारा हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। उसके पश्चात जो प्रत्येक गिल पाउच है या गिल लैमेली है उनसे 7 जोड़ी ही, क्योंकि इसके अंदर गिल जो होते हैं वो 7 जोड़ी होते हैं, तो इसलिए 7 जोड़ी ही एफरेंट ब्रैंकियल वेसल आती है, उसमें 7 जोड़ी ही एफरेंट ब्रैंकियल वेसल निकलती है। वो आगे जो है सीधे ही डोर्सल एरोटा के अंदर खुलती है और डोर्सल एरोटा से जो है पूरा का पूरा जो रक्त है वो पूरे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वहाँ पर धमनियों की सहायता से प्रवाहित कर दिया जाता है। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल प्रकार का है, इसके अंदर किसी प्रकार का जटिलता नहीं पाई जाती है। और साथ में जो इसका हेपेटिक पोर्टल वेन सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, यकृत निवाई का तंत्र इसमें पाया जाता है, जबकि वृक्क निवाई का तंत्र इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से जो है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, पेरिकार्डियम आपको पता ही है, हार्ट के चारों ओर का जो आवरण होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। हार्ट पेरिकार्डियम पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पाया। इसके सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, साइनस वेनोसस, ओरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रल एरोटा, डोर्सल एरोटा, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल, को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार से ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है। साइनस वेनोसस से, यानी इसके अंदर 2 चैम्बर्ड होता है, साइनस वेनोसस, ओरिकल, वेंट्रिकल। उसके अलावा इसके अंदर जो है वेंट्रल एरोटा, डोर्सल एरोटा, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल, इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, ये सब क्या इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो कोनस आर्टेरियोसिस है वो एब्सेंट होता है। कोनस
एब्सेंट होता है। तो ये इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि इसके अंदर हम बात करें इसके सर्कुलेशन की, तो सर्कुलेशन में यदि हम देखें तो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड बाय बॉडी कहाँ आएगा, साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस से कहाँ जाता है ये, ओरिकल, ओरिकल से कहा जाता है वेंट्रिकल, ओरिकल से ओरिकल कहा जाता है वेंट्रिकल, फिर है वेंट्रल एरोटा, वेंट्रल एरोटा, वेंट्रल एरोटा से फिर कहा जाता है ये एफरेंट ब्रेंकियल वेसल, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल, एफरेंट ब्रेंकियल वेसल से फिर कहाँ जाता है ये गिल पाउच, और गिल पाउच में क्या होते हैं, गिल लैमिले, क्या होते हैं गिल लैमिले। फिर ये कहा जाता है एफरेंट ब्रेंकियल वेसल। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स में जब प्रवाहित होता है तो रक्त क्या हो जाता है, O2 ब्लड। सीधा आपने लिख दिया इसमें, फिर ये कहा जाएगा डोर्सल एरोटा में, डोर्सल एरोटा से कहा जाता है डिफरेंट आर्टरीज, वॉल बॉडी, वॉल बॉडी, और फिर वॉल बॉडी में जैसे प्रवाहित होता है तो ये क्या हो जाता है वापस से कहाँ जाएगा, साइनस वेनोसस में, क्योंकि जैसे पूरी बॉडी के अंदर हो जाता है तो ये O2 ब्लड विथ ब्लड, ये पूरी वॉल बॉडी में जाएगा, वॉल बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर जो ब्लड है वो कहाँ इकट्ठा हुआ, फिर साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस से ओरिकल में, ओरिकल से कहाँ जाएगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है वेंट्रल एरोटा में। और वेंट्रल एरोटा जो है इसको कामरूप करती है 7 जोड़ी, कितने जोड़ी होते हैं, 7 पेयर्स होते हैं, 7 पेयर्स एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स होती हैं, और जो प्रत्येक गिल पाउच के अंदर जाती है, गिल पाउच के अंदर क्या होते हैं, गिल लैमिली होती हैं, गिल लैमिली जो होती हैं वो क्या करती हैं रक्त, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा सिस्टम की लैमेले के ऊपर से तो रक्त जल प्रवाहित होता है, अंदर क्या प्रवाहित होता है, रक्त प्रवाहित होता है, और जो उस रक्त के अंदर क्या CO2 है, तो है जो विसरण के नियम के द्वारा जल से ऑक्सीजन तो उस रक्त में चली जाएगी, और रक्त से CO2 कहाँ जाती है, जल में आ जाती है, और फिर वो सारा सारा कहाँ आ जाता है एफरेंट ब्रेंकियल वेसल के अंदर आ जाते हैं। एफरेंट ब्रेंकियल वेसल कितनी होती हैं, ये भी 7 पेयर्स होती हैं। फिर वहाँ से डोर्सल एरोटा में आ जाता है, डोर्सल एरोटा की फिर डिफरेंट आर्टरीज होती है, ब्रांचेज होती हैं, वहाँ से फिर वॉल बॉडी के अंदर जाता है, वॉल बॉडी के अंदर जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, CO2 युक्त हो जाता है या इम्प्योर हो जाता है, वहाँ से फिर क्या हो जाता है वो साइनस में। तो इस प्रकार से ये रक्त का इसके अंदर क्या है प्रवाह बना रहता है। अब बात करते हैं हम इसके उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है उत्सर्जन के लिए यूँ कह सकते हैं कि वृक्क पाए जाते हैं, किडनीज पाई जाती है, जो कि मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। मेटानेफ्रिक प्रकार की जो किडनी होती है ये मध्य परिस्थिति के अंदर पाई जाती है, और ये जो होती है बोमन कैप्सूल के अंदर जो है केशिका गुच्छक हैं वो पाए जाते हैं। और इनके अंदर के क्या होता है कि जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है इन बोमन संपुट की जो केशिका गुच्छ हैं उनके द्वारा, यानी जो जिनको हम ग्लोमेरुली भी बोलते हैं,
यानी कि बोमन संपुट और ग्लोमेरुली दोनों पाए जाते हैं मेसोनेफ्रिक किडनीज के अंदर। तो मेसोनेफ्रिक किडनी के जो बोमन संपुट और ग्लोमेरुली है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अलग करके उनको क्या करते हैं कि यूरेटर में डाल दिए जाते हैं। यूरेटर से फिर क्या किया जाता है कि जो यूरेटर है यानी मूत्रवाहिनी है वो क्या करती है कि यूरोजेनिटल जो साइनस होता है, जो कि टेल और ट्रंक जो होती है उनके उस जॉइंट पर पाए जाते हैं, तो वहाँ से फिर क्या किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका क्या है, उत्सर्जन के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। सिस्टम इसमें क्या होता है, मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती है, किडनी प्रेजेंट होती है। किडनी में कैप्सूल व ग्लोमेरुली पाई जाती है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रक्त से अलग कर यूरेटर में डाल दिया जाता है। और फिर यहाँ से इसे यूरोजेनेटियल साइनस, जो क्लोएका का क्या होता है, पार्ट होता है, से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये इसका क्या है, सिस्टम होता है किसके, इसके उत्सर्जन तंत्र का या उत्सर्जन तंत्र का। अब बात करते हैं इसके अंदर अब रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि लिंग पृथक होते हैं, यानी ये मोनोशियस होते हैं, सॉरी डाइशियस होते हैं, एक लिंगाशरी होते हैं। अब एक लिंगाशरी होते हैं, इसका मतलब नर और मादा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो नर और मादा जो होते हैं दोनों के अंदर, नर के अंदर वर्षण होता है, मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। और जब ये लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि जो नर का वर्षण है उसका आकार बढ़ जाएगा, और मादा का जो अंडाशय है उसका आकार बढ़ जाएगा। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर इनका आकार हमें बढ़ा हुआ यूँ कह सकते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी को घेर लेते हैं। नर के अंदर जो वर्षण है उसका आकार बढ़ेगा जैसे ही वो मैच्योर होगा, और मादा के अंदर अंडाशय का आकार बढ़ेगा जैसे ही वो क्या होगी, जनन के लिए परिपक्व होगी। तो पूरी उदर गुहा के अंदर क्या होते हैं, वो उसको घेर लेते हैं। उसके अलावा इनके अंदर कोई भी जेनेटल डक्ट नहीं होती। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो परिपक्व अंडे होते हैं, मादा के अंदर परिपक्व अंडे बनते हैं, और नर के अंदर क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। वो परिपक्व होने के बाद में क्या होते हैं, इसके अंदर जो है बॉडी सिलोम वहाँ आ जाते हैं, और बॉडी सिलोम से क्या होता है, फिर जो यूरोजेनेटियल जो साइनस होता है वहाँ से क्या कर दिए जाते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि किसी प्रकार की जनन वाहिनी यानी जो डक्ट होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि नर के अंदर एक वर्षण होता है, मादा के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है, जो कि उदर गुहा को घेर लेते हैं लैंगिक रूप से परिपक्व होने पर। उसके पश्चात क्या होगा कि नर के अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं और मादा के अंदर जो अंडाणु बन रहे हैं वो सीधे कहाँ आ जाते हैं, बिना किसी वाहिनी के बॉडी सिलोम में आ जाते हैं। और बॉडी सिलोम से फिर क्या किया जाता है, उनको यूरोजेनेटियल जो साइनस होता है जो कि क्लोएका के रूप में पाया जाता है, उससे शरीर से क्या किया जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। बाहर शरीर से बाहर का मतलब ये हुआ जल के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको बताया था मैंने पहले भी कि बसंत ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु होती है उनके प्रारंभ में इनके अंदर क्या होता है, लैंगिक परिपक्वता आ जाती है। अब लैंगिक परिपक्वता यदि आ जाएगी तो इसके अंदर क्या होता है कि जो नर और मादा है वो लवणीय जल के अंदर रहते हैं, आपको मैंने बताया था। और जब भी इनके अंदर लैंगिक परिपक्वता आती है, कौन सी ऋतु के अंदर आती है, इसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आपको मैंने बताया था बसंत या ग्रीष्म ऋतु के अंदर आती है। तो बसंत या ग्रीष्म ऋतु के अंदर जैसे लैंगिक परिपक्वता आएंगी तो वो लवणीय जल से अलवणीय जल के अंदर आ जाती है, यानी जो नदियां हैं या सरिताएं हैं उनके अंदर आ जाती हैं। तो नदियों के अंदर आने के बाद में क्या होता है कि जो नर हैं
वो क्या करता है कि जो नदियों की तली के अंदर जो भी कंकड़ है, पत्थर है, वो पड़े होते हैं, उनको अपने मुख की सहायता से, अपनी पूंछ की सहायता से हटा करके और एक घोंसलेनुमा संरचना का निर्माण कर लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर मादा को आकर्षित करते हैं। अब मादा को जब आकर्षित करते हैं तो उससे क्या होता है कि मादा वहाँ आएगी और आने के पश्चात क्या करता है कि जो नर है वो उस अपनी जो पूंछ है वो मादा की पूंछ के चारों ओर लपेट लेता है। लपेटने के पश्चात मादा जैसे ही अंडे छोड़ेगी तो नर उन अंडों को तुरंत क्या करता है, निषेचित करता है। उसके पश्चात नर और मादा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब देखिएगा इसके अंदर जो घोंसला बनता है, उस घोंसले के अंदर ये नहीं है कि केवल एक ही मादा आती है, कई बार एक से अधिक मादाएं भी उस अंडे के अंदर, उस घोंसले के अंदर क्या है, अंडे देने का काम करती है। तो ये इसके अंदर क्या है, जनन का क्या रहता है, तरीका रहता है। तो निषेचन आपको बता दिया कि बाह्य होता है और कहाँ होता है, जल के अंदर होता है, क्योंकि बाह्य जो निषेचन करने वाले जंतु वो मोस्टली जलीय होते हैं। उसके पश्चात ये भी माना गया है कि लैम्प्रेस जो होती हैं, खासकर जो पेट्रोमाइजोन की यदि हम बात करें, पेट्रोमाइजोन ये एक बार में लगभग 23,600 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 23,600, क्योंकि प्रत्येक लैम्प्रेस जो है वो अपने जीवन में केवल एक बार ही अंडे देती है, क्योंकि जैसे ही लैंगिक परिपक्वता आएंगी, अंडे देंगी, देने के बाद में उनकी क्या हो जाती है, नर और मादा की डेथ हो जाती है। तो एक बार एक जीवन में जो लैम्प्रे कितने अंडे देती है, एक बार में 23,600 अंडे देती है। अब देखिएगा यदि हम बात करें इसके एमोसिएट लार्वा की, तो रिप्रोडक्शन के लिए हम बात करें इसकी, तो इसका लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन के लिए हम बात करें, नर व मादा पृथक पृथक होते हैं, अर्थात डायसियस यानी एक लिंगाश्रयी होते हैं, एक लिंगाश्रयी होते हैं। लैंगिक परिपक्वता में के दौरान नर में वर्षण व मादा में अंडाशय का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे उदर गुहा का आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाता है। इनमें किसी भी प्रकार की जनन वाहिनी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, क्योंकि नर के द्वारा शुक्राणु व मादा के द्वारा अंडाणु बॉडी सिलोम में छोड़ दिए जाते हैं। और उनको यूरोजेनिटियल साइनस से बाहर जल में छोड़ दिया जाता है। तो ये इसके क्या है, अच्छा नर के अंदर वर्षण भी एक होता है, मादा के अंदर अंडाशय भी कितना होता है, केवल एक ही होता है। ये नहीं है कि एक से ज़्यादा जोड़ी इसके अंदर या एक जोड़ी होते हैं, ऐसा नहीं, केवल कितना होता है, सिंगल ही होता है। अब देखिएगा बात करते हैं इसके अंदर आगे कि जो है जनन काल के दौरान, जनन काल बसंत जनन काल के दौरान नर व मादा बसंत या ग्रीष्म ऋतु में लैंगिक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। और ये समुद्रों से नदियों की ओर गमन करते हैं।
प्रवास करते हैं, गमन करते हैं। यहाँ पर नर द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं और एक या एक से अधिक मादाएं घोंसले में अंडे देती है और नर इनको क्या करेगा, निषेचित करेगा। अब निषेचित जब करता है तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि निषेचन जैसे ही होगा तो निषेचन करने का तरीका क्या मैंने बताया था कि नर अपनी पूंछ की सहायता से मादा की पूंछ को चारों लपेट लेता है। मादा जैसे जैसे अंडे छोड़ेगी नर उनके ऊपर क्या छोड़ता जाता है, शुक्राणु छोड़ता जाता है। उसके पश्चात में अब देखिएगा इसके अंदर जो परिवर्तन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है क्योंकि इसके अंदर लार्वा पाया जाता है। जो लार्वा अपने बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा लार्वा होता है, एमोशिएट लार्वा होता है। क्योंकि इसके अगर हम अडल्ट की और एमोशिएट लार्वा की अगर हम बात करें तो उसमें एमोशिएट लार्वा जो होता है उसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा के समान लक्षण पाए जाते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि ये जो खुद अडल्ट एनिमल होता है पेट्रोमाइजोन, ये लवणीय जल में रहता है जबकि वो अलवणीय जल में रहता है। वो पेट्रोमाइजोन जो अडल्ट स्टेज है उसको फिल्टर फीडर होता है, जबकि ये पेट्रोमाइजोन जो अडल्ट है वो रक्तधारी होता है, परजीवी रूप में रहता है, जबकि ये क्या होता है, फिल्टर फीडर होता है ब्रैंकियोस्टोमा की तरह। उसके अलावा जो ये पेट्रोमाइजोन की जो अडल्ट स्टेज होती है, पेट्रोमाइजोन जो होता है ये क्या करता है कि ये मतलब स्वतंत्र जीवी होता है, मछलियों की सतह से चिपका रहता है, जबकि ये क्या होता है, एक स्थानबद्ध होता है। तो और साथ में इसके अंदर चूसक पाया जाता है किसमें, पेट्रोमाइजोन में, जबकि इसके अंदर चूसक जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। एमोशिएट लार्वा अंधा होता है जबकि इसके अंदर ये अंधा नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि पेट्रोमाइजोन को एमोशिएट लार्वा से क्या करती है, पृथक करती है। तो स्टूडेंट्स आज अपना ये टॉपिक यही समाप्त होता है। पेट्रोमाइजोन कंप्लीट हो गया। कल से अपने नया टॉपिक एमोशिएट लार्वा है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।